नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे समाज से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिसे हम मैरिज के नाम से जानते हैं। जिसे चाहे आप विवाह कहें, शादी कहें या निकाह कहें, एक ही बात है। तो विवाह हमारे समाज का एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें दो व्यक्ति, सामान्यतः जो कि एक महिला और एक पुरुष होते हैं। और आज के समय मॉडर्न युग में कई देशों में एलजीबीटी लॉज आ गए हैं, जिसकी वजह से समलैंगिक विवाह भी अनुमतित हैं, जिसमें एक महिला के साथ और एक पुरुष के साथ वैवाहिक बंधन में बंध सकता है। और ये दो व्यक्ति आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का प्रॉमिस करते हैं। और ये जो प्रॉमिस है, ये ना केवल सामाजिक दृष्टिकोण से बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो विवाह एक बहुत ही बड़ा विषय है और इसके ऊपर कई सारे कानून बने हुए हैं, विवाह के बनने से लेके विवाह के टूटने तक की इसमें कई सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और क्योंकि हमारा समाज भी बहुत ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ है, इसमें आपको कई सारे समुदाय, धर्म और जातियां मिलेंगी, जिनके आपको अलग अलग कानून, कायदे, दायरे मिलेंगे। और इसमें विवाह को लेकर भी कई सारे कानून कायदे बने होते हैं। लेकिन कानून की प्रक्रिया में भी विवाह को लेकर कई प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे तो विवाह जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज ही इसको ऑर्गेनाइज करवाता है और ये पर्सनल इशू है। लेकिन कई सारे समाज के अंदर आपको कुछ ऐसे कस्टम्स और ऐसे कानून मिल जाएंगे जो कि किसी व्यक्ति विशेष के मानवाधिकारों का हनन कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टेट मशीनरी को, एक सरकार को जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, उनको कुछ ऐसे कानून कायदे बनाने पड़ते हैं जिससे विवाह को लीगल तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया जा सके और किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन ना हो। तो कई सारे ऐसे कानून हैं भारत में, या कई अलग अलग देशों में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे अधिनियम मिल जाएंगे। भारतीय विवाह अधिनियम की भी हम बात करेंगे, लेकिन भारतीय विवाह अधिनियम में भी बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है उम्र, यानी एज। सबसे बड़ा सवाल आता है कि सही उम्र क्या है विवाह की। और ये जो सवाल है ये काफ़ी बड़ा सवाल है और ये काफ़ी डिबेटेबल है। इसके ऊपर अगर समाज के अलग अलग तबकों के अंदर आप जाओगे तो आपको अलग अलग कानून मिलेंगे और अलग अलग उसमें डिबेट के अलग अलग आपको पहलू मिलेंगे। लेकिन कानून की दृष्टि में विवाह की सही कानूनी उम्र क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दुनिया भर के देशों में विवाह की कानूनी उम्र क्या है, इसकी हम बात करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और आप देखते हैं कि सामान्यतः कई देशों में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, इवन भारत में भी, कि विवाह की उम्र में महिला की उम्र को पुरुष की उम्र से कम रखा जाता है। तो ऐसा क्यों है और ये कानून सही है कि गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। और प्राचीन समाज जो था हमारा और मेडाइवल पीरियड जो था, उसमें विवाह की उम्र क्या थी और अब के समय वैवाहिक की उम्र जो है वो क्या हो चुकी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कई सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको इसकी जो हमारा सेगमेंट है, जो हमारा सेशन है, इसमें हम आपको देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सक्सेस प्लस एकेडमी का अब वेब पोर्टल और एप्लीकेशन आ गया है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। ये आपको लोगो मिलेगा जहां पे आपको फ्री और पेड कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। ये आपको यहाँ पे फ्री कंटेंट मिलेगा जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड मिलती हुई दिखेंगी। यहाँ पे वीडियोस भी मिलेंगे, कई सारी और प्लेलिस्ट मिलेंगी जिनसे आप जाके डायरेक्टली इनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आप अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं, तो आपको विभिन्न विषयों के यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल कराए जाएंगे। जैसे अभी तक 2 कोर्सेज अपलोड हो चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम की बुक है ये, और वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स भी यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। और अभी करंटली अगर आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको 200 रुपये का अतिरिक्त ऑफ मिलेगा। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है फेस्ट बाय। तो अभी आप सक्सेस प्लस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और इन कोर्सेज को अवेल कराइए, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उनकी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और उनसे रिलेटेड आपको टेस्ट भी मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं मैरिजेबल एज की। हमारा विषय यही है कि शादी की सही उम्र क्या है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा वैवाहिक उम्र। वैवाहिक उम्र एक जर्नल एज होती है, एक लीगल एज होती है और एक मिनिमम एज मानी जाती है, जिसमें खुद के कंसेंट से या फिर पेरेंटल कंसेंट से, मतलब उसके माता पिता, जो भी व्यक्ति विवाह करना चाहता है उसके माता पिता इस बात पे सहमति जताएं कि हमारा जो संतान है वो वैवाहिक बंधन में उसको हम बांधना चाहते हैं। तो उसके लिए जो मिनिमम एज तय करी जाती है उसी को कहा जाता है मिनिमम एज ऑफ मैरिज, या फिर इसको मैरिजेबल एज भी कहा जाता है।
तो किसी व्यक्ति को विवाह करने की अनुमति दी जाए जिस मिनिमम एज में वही शादी की मिनिमम उम्र है। अब ये नहीं कहा जाता जैसे कि भारत में उम्र है 18 साल लड़की की और लड़के की है 21 साल, तो 18 साल की उम्र में विवाह करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 18 साल मिनिमम एज है, 18 साल के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। आप 18 में करें, 19 में करें, 25 में करें या 30 में करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम 18 होनी चाहिए लड़की की और मिनिमम लड़के की 21 होनी चाहिए, ये चीज़ है। उसके अलावा कई जगहों पे ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं, कुछ जुडिशियल ऐसे आपको एक्सेप्शन मिल जाते हैं जिसमें 18 साल जैसे मिनिमम एज है, इससे कम उम्र में भी विवाह की अनुमति मिल जाती है। और वो विवाह की अनुमति कब मिलती है, जब ऐसी हो कि जैसे कोई फीमेल है वो विवाह से पहले प्रेग्नेंट हो गई तो उसको वैवाहिक बंधन में जुड़ने की आज़ादी मिल जाए। तो इस तरीके के कानून भी अलग अलग देशों में आपको देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एज ऑफ कंसेंट और एज ऑफ मैरिज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एज ऑफ कंसेंट ये है कि आपको कंसेंट आप अपनी तरफ से पर्सनल, ए व्यक्ति बी के साथ विवाह करना चाहता है तो ए का अपनी खुद की मर्जी से जो कंसेंट दिया जाता है उसको कंसेंट एज बोला जाता है। और मैरिजेबल एज कई बार ये भी हो जाती है कि पिता और माता की सहमति से अगर विवाह कर दिया जाए तो वो इन ए और बी की तो सहमति नहीं है लेकिन पेरेंटल कंसेंट है, तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन कई देशों में आपको एज ऑफ कंसेंट और मैरिजेबल एज जो है वो एक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि सामान्यतः मैरिजेबल एज क्या है। सामान्यतः आपको दुनिया भर के देशों का आगे मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ। तो 18 साल की जो उम्र है उसको मान लिया जाता है कि ये वो उम्र है, वयस्क हो जाता है इसमें व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इसके बाद उसको विवाह करने की छूट मिल जानी चाहिए। और सामान्यतः ये 18 साल की जो उम्र है इसको कई देशों में एज ऑफ कंसेंट भी माना जाता है। एज ऑफ कंसेंट, इसमें कई सारे और भी कानूनों में इसको एज ऑफ कंसेंट माना जाता है। जैसे 18 साल की उम्र में आप वोट डालने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो और 18 साल की उम्र में कई देशों में शादी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। भारत में लड़की जो है एक, वो 18 साल की उम्र में विवाह करने के लिए भी एलिजिबल हो जाती है। तो कॉमनली जो है 18 साल जो है ये रखते हैं दुनिया भर के देशों में, लेकिन ये एकदम करेक्ट नहीं है कि सारे देश ही जो हैं वो 18 साल की उम्र को फिक्स मान के बैठे हैं। इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, अगर आप यूनाइटेड नेशन के अंदर रूल्स देखें तो यूनाइटेड नेशन में 55 ऐसे देश हैं जो कि 1962 के कन्वेंशन ऑन द कंसेंट ऑफ मैरिज एक्ट के ऊपर साइन कर चुके हैं, जिन्होंने ये माना कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज को तय किया जाना चाहिए, मैरिजेज का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। तो कुछ स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि हम शादी विवाह के ऊपर कुछ कानून दायरे बनाएंगे। कई ऐसे देश भी थे, कई ऐसी पार्टीज भी थी उस समय जिन्होंने कहा कि नहीं, विवाह जो है वो एक सामाजिक मसला है और इसके अंदर सामाजिक तरीके से ही इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। तो इन 55 देशों ने कहा कि हम हमारे समाज के अंदर जो कि बटा हुआ है अलग अलग कस्टम्स लॉज के हिसाब से, अलग अलग रिलीजन और ट्राइबल लॉज के हिसाब से, उनको ओवरराइड करके हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे कानून बनाएंगे, कुछ ऐसे प्रावधान बनाएंगे जिसकी वजह से मैरिज को हम एक बेहतर इंस्टीट्यूशन बना सकें, एक लीगल इंस्टीट्यूशन बना सकें। इसका कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे कस्टम्स के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हो, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके समाज के अंदर भी आप जानते हैं कि कुछ डेवलपमेंट आते हैं, समाज भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप एक सामान्य क्रिमिनल लॉज के ऊपर कुछ कानून बनाते हैं, क्रिमिनल कोड बनाते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा विवाद नहीं होता, लेकिन सिविल कोड्स बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, एक समाज उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता। आज के समय में भी आप अगर देखेंगे तो भारत हो या कोई भी और दूसरे देश के अंदर देखें तो जो मिनिमम एज है उससे पहले भी बहुत जगह शादी होती है, बाल विवाह भी होते हैं और जो मैरिज के अंदर जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का उल्लंघन भी किया जाता है और कई बार उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। तो ये एक प्रोसेस है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। धीरे धीरे समाज जब ग्रो करता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो उन कानूनों को समझने लगता है और समझने के बाद उसको अपनाने भी लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं और धीरे धीरे करके उस लॉज के अंदर भी कुछ चीज़ें बदलाव आती हैं समय की नीड के हिसाब से। तो कई रिलीजियस अथॉरिटीज़ ने तो इन सुप्रीमेसी ऑफ अथॉरिटीज़ को नहीं माना, लेकिन कईयों ने इसको माना भी और धीरे धीरे करके वो मानने लग गए। उसके बाद 123 देशों ने यूनाइटेड नेशन में 1956 का जो सप्लीमेंट्री कन्वेंशन एक्ट था, जो अबोलिशन ऑफ स्लेवरी से रिलेटेड और सुटेबल मिनिमम एज ऑफ मैरिज से लेकर था, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए और इन्होंने भी, इन देशों ने कहा कि हम भी अपने देश के अंदर कुछ ऑफिशियल गाइडलाइन तय करेंगे और ये सोचेंगे
कि हमें किस तरीके के कानून बनाने चाहिए हमारे देश में शादी को और जो मैरिज है उसको लीगलाइज और एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, ये चीज़ें हुई। और यूनिसेफ जो कि यूनाइटेड नेशन का एक इंस्टीट्यूशन है, इसने ये माना है कि जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने माना है कि जो माइनर चिल्ड्रन है, जो कि अडल्ट नहीं हुआ है, टीनेजर में भी है, उसके साथ किसी भी तरीके का वैवाहिक संबंध बनाना यानी कि चाइल्ड मैरिज करना, ये वॉयलेशन ऑफ राइट्स है, ह्यूमन राइट्स का ये वॉयलेशन है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप उस बच्चे के साथ सही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी भी बात करेंगे, लेकिन आज के समय कुछ प्रमुख देशों के अंदर मिनिमम एज फॉर मैरिज क्या है इसकी बात करते हैं कि सामान्यतः सबसे कम उम्र में वो व्यक्ति कब शादी कर सकता है, उसके बाद तो कभी भी कर सकता है। तो भारत की अगर बात करें तो सामान्यतः मैं बात कर रहा हूँ, भारत में भी मैरिज के अलग अलग एजेस हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो हिंदू कोड बिल, क्रिश्चियन कोड बिल और स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, उसके तहत विमेन की जो एज है वो 18 होती है यहाँ पे मिनिमम विवाह के समय, और पुरुष की मिनिमम एज होती है 21। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज में एज डिफरेंट है। क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मानी जाती है भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से एक महिला और एक पुरुष को विवाह करने की मिनिमम उम्र। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, इसमें वुमेन की जो मिनिमम एज है वो 16 है और पुरुष की मिनिमम एज जो है वो 18 है विवाह करने के लिए। अफगानिस्तान जहाँ पे काफ़ी हद तक अब शरीयत के कानून भी चलते हैं, तालिबान का रूल वहाँ हो गया है, वहाँ पे भी यही रूल है, 16 साल लड़की की और 18 साल लड़के की। बांग्लादेश में 18 और 21 भारत की तरह ही यहाँ पे कानून है। चाइना में लड़की की उम्र 20 और लड़के की 22, यहाँ पे उम्र थोड़ी सी बढ़ाई है। फ्रांस में 18-18 है, पुरुष और महिला को इक्वली बराबरी का दर्जा यहाँ पे दिया है कि दोनों की बराबरी की उम्र हो। यूनाइटेड किंगडम में भी 18-18 है और रशियन फेडरेशन रशिया में भी 18-18 है। उसके अलावा कुछ और देशों की बात कर लेते हैं जहाँ पे एज कम भी है, जैसे माली है। माली में महिला की मिनिमम उम्र 15 रखी गई है और पुरुष की 18 रखी गई है। इंडोनेशिया में 16 और महिला की और 19 मैन की। इराक जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जो कि आज के समय कई कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है एज ऑफ उम्र को, जो एज ऑफ मैरिज को लेकर, मिनिमम एज ऑफ इसके लिए, तो इराक में 18-18 है। और सबसे कम उम्र जो जिन दो देशों में है वो है इक्वाटोरियल गिनी और वेनेजुएला। इन दोनों देशों में महिला की उम्र 12 वर्ष है, पुरुष की उम्र भी 12 वर्ष है, यानी 12 वर्ष की उम्र में कोई लड़का और लड़की उसकी शादी की जा सकती है, जो कि काफ़ी कम है। अगर आज के समय को देखें, इस मॉडर्न पीरियड, हम 21st सेंचुरी की बात करें, तो 12 वर्ष की उम्र में बच्चा जस्ट टीनेज एज में आता है और 12 साल की उम्र में उसको वैवाहिक जीवन में धकेल देना, उसके कितने क्या नतीजे हो सकते हैं इसकी बात हम आगे करेंगे। यमन जो कि एक और मिडल ईस्ट कंट्री है, इसमें 15 साल और 15 साल है लड़के और लड़की दोनों की। कतर में 16 साल लड़की की और लड़के की 18 साल। जिम्बाब्वे जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे 18-18 साल है उम्र शादी विवाह की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट्स के कानून चलते हैं, आप जानते हैं कि वो एक फेडरल कंट्री है, तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उम्र है। ये सामान्यतः वहाँ पे भी 18-20 साल की उम्र वहाँ पे तय करी गई है। 18 साल ही ज़्यादातर कॉमनली सब स्टेट्स में वहाँ पे है। लेकिन एक बात और आती है कि भाई ये तो सरकार ने तय करी है मिनिमम एज, कम से कम वो उम्र जिसके ऊपर विवाह किया जा सकता है, लेकिन एवरेज एज क्या है आज के समय? सामान्यतः एक महिला और एक पुरुष किस एज में शादी करते हैं? तो भारत की बात करें तो आज के समय जो शादी की एवरेज एज हो चुकी है वो हो चुकी है 22.3 और 23, जिसमें आपको सभी तरीके की शादियां मिलेंगी कि एक महिला सामान्यतः भारत में 22.3 साल की उम्र में विवाह करती है। लेकिन ये सामान्यतः है, ये एवरेज है। कई जगह आपको ऐसी महिलाएं भी मिलेंगी शहरी क्षेत्रों में जो 27-28 साल की उम्र में शादियां करती हैं। कई क्षेत्रों में ऐसी भी मिलेंगी, कुछ ट्राइबल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे 12 साल 13 साल की उम्र में भी शादी कर दी जाती है। बाल विवाह भी कर दिए जाते हैं, हालांकि वो इलीगल तरीके से किए जाते हैं, लेकिन वो भी हैं। लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर आप निकालोगे तो भारत में 22.3 साल है महिला की उम्र और पुरुष की है 23, काफ़ी एक दूसरे से बराबर है। उसके बाद जापान में देखेंगे तो 29.3, काफ़ी ये लेट शादी करते हैं और एक मैच्योर एज में शादी करते हैं। महिला की एज ये है, पुरुष की 30.9 है। इराक में यहाँ पे 25.3 है और मैन की 28.2 है। पाकिस्तान में ये एज काफ़ी कम है, महिला की 18.3 है, हालांकि लीगल एज से तो ज़्यादा ही है, लेकिन पुरुष की एज यहाँ पे 26 है। तो ये जो डिफरेंस है लगभग यहाँ पे 7 साल का, ये काफ़ी बड़ा है
महिला और पुरुष में, यानी कि महिलाओं को काफ़ी जल्दी शादी करने के लिए यहाँ पे फोर्स किया जाता है या फिर उनको जल्दी शादी करनी पड़ती है। पुरुषों को यहाँ पे लेट तक का समय मिलता है और वो लेट तक अपनी शादी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब पुरुष को एक अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना करियर बिल्ड करे, अपना जीवन को एक सही ट्रैक पे लेके आए और उसके बाद वो विवाह करे। लेकिन महिला को उतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलती है कि वो अपना करियर बिल्ड करे, अपने आप को सेटल डाउन करे, अपने पैरों पे खड़ी हो और उसके बाद वो शादी करे। 18 साल की उम्र में कोई भी इतना नहीं कर पाता। आप जानते हैं कि सामान्यतः आप 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, स्कूल खत्म करते हैं, तब तक ही उम्र 17-18 तक पहुँच जाती है। ज़्यादातर बच्चों की 16 में भी कर सकता है, कोई 15 में भी कर सकता है, लेकिन 15 से 18 के बीच में उम्र इतनी लग ही जाती है। यूनाइटेड किंगडम में महिला 31.5 साल की उम्र में विवाह करती है, पुरुष 33.4 की उम्र में एवरेज एज है ये। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 28.6 और 30.5 है। कतर में ये 25.4 और 27.3 है। कुवैत में 27.5 और 28.9 है। तो ये वो देश हैं जिनकी मैंने बात करी है, जिनके यहाँ पे एवरेज एज ऑफ फर्स्ट मैरिज, पहली शादी के दौरान व्यक्ति की औसत आयु ये रहती है। ये ठीक है, मतलब इसका मतलब कानून से पहले ये शादी नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः जो कानून में जैसे भारत में कर रखा कि 18 साल से पहले महिला की शादी नहीं होनी चाहिए, तो औसत आयु 18 से कम नहीं है। ये अच्छी बात है, मतलब हम डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। और पुरुष की 21 से पहले नहीं होनी चाहिए और 23 में हो रही है तो ठीक है। वैसे ही जापान और इन बाकी देशों में जहाँ पे और लेट शादियाँ कर रहे हैं, तो ये भी मतलब डेवलपमेंट की एक निशानी है। ऐसा नहीं कि बहुत लेट शादी करो वो भी डेवलपमेंट है, लेकिन एक अपने पैरों पे खड़े होके और अपने आप को जिम्मेदारियों में आप बंधने के लिए तैयार हो, उस समय शादी कर रहे हैं, तो ये एक जीत मानी जा सकती है। इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। अब बात कहें कि वाई शुड स्टेट डिसाइड द एज ऑफ मैरिज। एक समाज की जो प्रथा है, जिसको समाज ऑर्गेनाइज करता है, जो एक पर्सनल डिसीजन है, उसमें किसी देश का और किसी कानून का हस्तक्षेप क्यों, ये सवाल बनता है। और कई लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि भाई मैरिज तो पर्सनल थिंग है, कोई आदमी किससे शादी करना चाहता है, कब शादी करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ये तो हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। इस पे हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, समाज है, वो क्यों स्टेट जो है वो क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन एक बात सोचिए, कोई भी व्यक्ति जो वैवाहिक बंधन में बंधना चाहता है, उसकी एक अप्रोप्रिएट एज तो होनी चाहिए। वो एक मेच्योरिटी को तो हिट करे, जिसके बाद वो डिसीजन लेने में सक्षम हो, और सक्षम हो जाए तब वो शादी का डिसीजन ले। तो उसके बाद एक ये आर्ग्यूमेंट आता है एज ऑफ कंसेंट का, कि एज ऑफ कंसेंट जो है उसके बाद शादी हो जानी चाहिए। और एज ऑफ कंसेंट अगर बच्चा नहीं हुआ है, जो विवाह करने वाला व्यक्ति है वो अगर उस एज में नहीं हुआ है, तो उसके पेरेंट्स तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो तो बुजुर्ग हैं, वो तो जानते हैं कि उसकी शादी कम करनी चाहिए, और वो तो उसका भला बुरा सब जानते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। ये बात ठीक है कि पेरेंट्स ने उस एज ऑफ कंसेंट को, दायरे को पार कर लिया है, लेकिन हमारा जो समाज है वो कई ऐसे बंधनों में, कई ऐसे कस्टम्स में, कई ऐसी ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी में फंसा हुआ है, इससे आप ना नहीं कर सकते। और कई ऐसे रिफॉर्म्स भी हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे समाज में कई सारी ऐसी कुरीतियां समय के समय चलती रही हैं, जिनको समय समय पे सुधारना पड़ा है। तो ऐसे कस्टम्स और ऐसे जो कुरीतियां हैं उसमें फंस के कई बार पेरेंट्स जो हैं वो भी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो उनके अकॉर्डिंग तो सही होता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग और उस व्यक्ति के लिए जिसकी वो शादी करवा रहे हैं उसके लिए वो सही नहीं है। इसीलिए ये लोग जो अपने बच्चों का भला भी चाहते हैं, वो कभी कभी गलत एक प्रथा में, चाइल्ड मैरिज जिसे हम कहते हैं, बाल विवाह, उसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं। तो बाल विवाह को हमें समझना पड़ेगा कि बाल विवाह के क्या अभिशाप हैं, क्या कर्सेज हैं, तो हम समझेंगे कि विवाह की मिनिमम उम्र तय करना कितना जरूरी है। तो समझते हैं बाल विवाह अभिशाप क्यों है। सबसे पहली बात आती है कि बाल विवाह जो है वो सबसे जो यंगेस्ट हैं समाज के, जो बच्चे हैं, उनको एक्सप्लॉइट करता है। एक विवाह की उम्र के लिए एक मैच्योर पर्सन का होना जरूरी है, जो कि समाज में मैरिज के बोझ को उठा सके, उस जिम्मेदारी को निभा सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक मैरिज में बंधने के बाद आपको फेस करनी पड़ती हैं। जीवन एक तरह से बदल जाता है। और जो समाज के सबसे वनरेबल हैं, जो बच्चे हैं, उनको इसमें धकेल देना कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है, कितना बड़ा शोषण है। उसके बाद जो चाइल्ड मैरिज है वो उनके बचपन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। बच्चों की जो एजुकेशन है, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड की, जो लड़कियां हैं, उनकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप कोई भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जहाँ पे किसी लड़की की कम उम्र में शादी हो गई हो, तो बहुत कम बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी जो
शिक्षा है वो आगे बढ़ पाए, उसके बाद वो अपने कैरियर को आगे परस्यू कर पाए। तो ये चीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से समाज में क्या होता है, पुअर्टी बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर को आगे परस्यू नहीं किया और वो वैवाहिक बंधन में आ गए, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, उनके नाजुक कंधों पे वो चीज़ें आपने डाल दी जिससे उनको गरीबी की तरह धकेल दिया गया है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये फैमिली सिस्टम में आने की वजह से और जिम्मेदारियों की बोझ की वजह से ये लोग लेबरर बन जाते हैं, सिर्फ मजदूरी करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, जबकि वो पढ़ लिख के कुछ बेहतर कर सकते थे लेकिन उनको उसका मौका ही नहीं मिला। एक इमेच्योर चिल्ड्रन, जो इमेच्योर चिल्ड्रन हैं जिनकी शादी कराई गई है, वो फैमिली सिस्टम में धकेलने की वजह से उसको उसके बोझ को बेयर नहीं कर पाते और कई बार इसकी वजह से जो शादी है वो फेल भी हो जाती है और इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। डिवोर्स इसकी वजह से बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से स्पेशली महिला जो है, लड़की जिसकी कम उम्र में शादी हुई है, उसको कई बार बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्पेशली फैमिली वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का भी इसको सामना करना पड़ जाता है। उसके बाद कम उम्र में शादी होने से कम उम्र में प्रेगनेंसी का खतरा भी होता है और कम उम्र में प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा ये एक डिजास्टर है। कम उम्र में प्रेग्नेंट होना मतलब कम उम्र में बच्चा देना, उस समय जब आप फिजिकली प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए, फिजिकली या मेंटली दोनों तरह से ही प्रिपेयर नहीं हो, उस उम्र में बच्चे को जन्म देना बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद इसकी वजह से अबॉर्शंस भी बढ़ते हैं। अबॉर्शन बढ़ना एक उस बच्चे की हत्या करना है जो पेट में है, जिसकी कोई गलती नहीं है, तो अबॉर्शंस का खतरा बढ़ता है। प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं। चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है, छोटे बच्चों का, जन्मजात बच्चों का जन्म लेते ही मरना, ये चीज़ होती है और मदर्स का मरना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो चाइल्ड मैरिज कितना बड़ा अभिशाप आप समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपको कई सारे ऐसे ग्राफ्स आते हैं, कई सारे ऐसे डेटा आते हैं जिससे पता चलता है कि चाइल्ड मैरिज की वजह से जो लड़कियां हैं उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ती हैं। और इसके अलावा कई जगहों पे, क्योंकि आप एक और चीज़ जानते हैं कि कई देशों में जो लिंग अनुपात है वो कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, तो यहाँ पे जो गर्ल्स की जो सेल्स है और ट्रैफिकिंग है ये भी होता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। हैंडीकेप्ड बच्चों का जन्म भी होता है इसकी वजह से, क्योंकि मैच्योर नहीं है उसके माँ बाप, जो कि कम उम्र में शादी कर दी गई, तो उनकी भी इजीली वो मतलब हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, कई बार उनकी डेथ हो जाती है। ये कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एक बाल विवाह कितना बड़ा अभिशाप है किसी भी बच्चे के लिए। इसी के लिए समाज, जिसने ऐसे कस्टम्स और ऐसे लॉज बना रखे हैं जिसकी वजह से कई बार बाल विवाह का एक व्यक्ति को सामना करना पड़ जाता है, तो उसी को मैनेज करने के लिए, उसी को ओवरराइड करने के लिए हर देश को अपने यहाँ पे कुछ कानून बनाने पड़ते हैं। कुछ देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जो देश अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं और अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, वो इसके लिए कानून बनाते हैं और कानून की प्रक्रिया के तहत ही मैरिज को लीगलाइज किया जाता है। अब भारत में भी इसको लेकर कई कानून बने हुए हैं और भारत में जो कानून हैं इस समय वो हैं, एक तो है द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो इन सभी एक्ट्स में एक बात कॉमन है, ये जितने भी हैं जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन और स्पेशल मैरिज एक्ट्स हैं, इसमें ये कहा गया है कि कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए एक वुमेन की शादी करने के लिए और एक पुरुष की 21 वर्ष होनी चाहिए। तो आयु की सीमा इन्होंने तय कर दी। लेकिन हमारे ही समाज के एक अलग रिलीजन, एक और रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन के लिए कुछ अलग स्पेशल प्रावधान हैं जो कि चलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, जो कि शरीयत के कानून हैं उसके हिसाब से। और इसमें यह कहा गया है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन शुड बी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। मतलब कोई भी व्यक्ति जब प्यूबर्टी को हिट कर देता है तो उसके बाद उसकी शादी की जा सकती है। और प्यूबर्टी को हिट कर देने का मतलब है कि फिजिकली वो शादी के लिए अवेलेबल हो सकता है, फिजिकली वो उसके लिए एक तरीके से परिपक्व हो चुका है। ये एक बेसिक है। मेंटली वो कितना प्रिपेयर्ड है ये तो हम नहीं कह सकते। मेंटली कोई व्यक्ति कब तक पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होता है इसका कोई समय सीमा भी नहीं है, इसकी कोई टाइमलाइन भी नहीं है। लेकिन प्यूबर्टी का मतलब है वो वयस्कता की तरफ बढ़ चुका है कोई बच्चा, जिसको अज्यूम किया जाता है कि 15 साल है इस्लामिक लॉज के हिसाब से। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो भारत में है उसमें यह कहा गया है कि लड़का और लड़की 15 साल की उम्र पहुंचने के बाद विवाह कर सकते हैं। तो भारत में विवाह की 2 उम्र हैं,
बाकी सब के लिए लड़की की उम्र 18 और पुरुष की उम्र 21, लेकिन मुस्लिमों के लिए ये उम्र है 15 साल, लड़की और लड़का दोनों के लिए। उसके बाद बात आती है कि चाइल्ड मैरिजेस क्या इलीगल हैं? अगर किसी दो बच्चों का विवाह कर दिया जाए उनकी उम्र होने से पहले, तो क्या उस मैरिज को कैंसिल कर दिया जाएगा? क्या उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा? तो नहीं। चाइल्ड मैरिज अगर एक बार हो गई तो वो हो गई, उससे पहले उसको रोक दिया तो वो रोक दिया। लेकिन एक बार हो गई ना, उसके बाद अगर जो माइनर चिल्ड्रन है जिसकी शादी हुई है, उसने कह दिया कि मेरी तो जबरदस्ती शादी कराई गई है, मैं तो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हूं, तो इस शादी को कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, कैंसिल आउट किया जा सकता है। उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 जो है और प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है, इसमें यह कहा गया है कि 18 साल और 21 साल की जो उम्र है, मिनिमम एज ऑफ कंसेंट जो है, यही शादी की उम्र है, मिनिमम एज। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये 1954 में भी आया और उसके बाद एक प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था। दोनों में ये चीज़ कही गई कि 18 और 21 साल होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले की उम्र में अगर किसी का विवाह करा दिया गया और उसी माइनर के साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो हम उसको, यानी कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको रेप माना जाएगा। और उसके तहत अगर उस माइनर ने ये कह दिया कि ये जो चीज़ हुई है ये सही नहीं है, मेरा विवाह किसी प्रेशर के थ्रू किया गया है, तो हम इस विवाह को वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये कह दिया गया कि बच्चे की मर्जी से हुआ है, 18 साल की उम्र से पहले और 21 साल की विवाह से पहले अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे होता है और उसके पेरेंट्स या फिर वो जो ग्रूम है वो ये कहता है कि नहीं मैंने तो कंसेंट से किया है, सहमति से किया है, तो भी ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो एज ऑफ कंसेंट में वो लड़की जो है वो पहुंची नहीं है। 18 साल की उम्र उसने नहीं हिट करी है, तो उससे पहले किसी भी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स और शादी और यहाँ पे माइनर का रेप माना जाएगा। तो ये कानून है हमारे देश का शादियों को लेकर। और ये कानून भारत में किस तरह से इन्वॉल्व हुए, क्या है इसका इतिहास, तो आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी जो है वो 1860 में बनी थी अंग्रेजों के ज़माने में। अंग्रेजों के ज़माने में बनाई तो इसमें कई सारे प्रावधान हुए। इसमें आपको जानते हैं कि क्रिमिनल लॉज और जो सिविल लॉज हैं वो बन के आए। तो 1860 में जब ये बनी थी उस समय ये कहा गया कि सबसे पहला कानून ये बना था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिलो एज ऑफ 10 इज क्राइम, मतलब 10 साल की उम्र से कम में अगर कोई किसी लड़की या किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो क्रिमिनलाइज एक्टिविटी है, वो एक क्राइम है। उसके बाद इस रेप के प्रोविजन को 1927 में अमेंड किया गया और उसके बाद एज ऑफ कंसेंट बिल आया 1927 में। और ये वो समय था जब भारत के अंदर क्या चल रहे थे, धर्म और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में, जिसमें यह तय किया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ही कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह करना इनवैलिड है। तो विवाह की उम्र अब कितनी हो गई, 12 साल। उसकी समय कई सारे ऐसे लीडर भी थे उस समय इंडिया के जिन्होंने इस चीज़ को माना कि ये लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे कस्टम्स और हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे लॉज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कुछ लोग इस बात को मान भी गए। उसके बाद आता है कि भारत में ये जो लॉज हैं इनका डेवलपमेंट जो है वो 1880 के दशक में शुरू हो गया था। 1860 में पहला लॉ बना, फिर 1929 में आगे चल के एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट भी बना, जिसमें बाल विवाहों को रोकने के लिए एक प्रावधान बनाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि 16 साल की उम्र लड़की के लिए और 18 साल की उम्र लड़के के लिए मिनिमम एज तय की जाएगी विवाह के लिए। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ आता है शारदा लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसको स्पॉन्सर किया था हरबिलास शारदा ने, जो कि उस समय एक जज हुआ करते थे और आर्य समाज के ये मेंबर भी थे। और आर्य समाज आप जानते हैं कि 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में काफ़ी एक्टिव था, जिसने धार्मिक सुधार आंदोलन जो 19th सेंचुरी के रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो इन्होंने 1978 में एक अमेंडमेंट करवाया शारदा एक्ट के तहत। उसमें यह तय करवा दिया कि 19 लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की एज 21 साल ये होनी चाहिए किसी भी पुरुष और महिला के लिए। तो शारदा एक्ट और 1954 का जो मैरिज एक्ट है, हिंदू, क्रिश्चियन और स्पेशल मैरिज एक्ट, इन सभी में जो एक एग्रीमेंट था, वो सहमति जो थी कानून की तरफ से, वो ये थी कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल रखी जाए। अब बात ये है, सवाल ये आता है, न केवल इंडिया में बल्कि कई सारे देशों में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है
कि शादी की जो उम्र है वो लड़की के लिए अलग और लड़के के लिए अलग। लड़की की उम्र सामान्यतः यहाँ पे कम रखी गई है और लड़के की ज़्यादा रखी गई है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए माना जाता है और ये तर्क दिया जाता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, जल्दी प्यूबर्टी को हिट करती हैं। ये इनका एक आर्ग्यूमेंट है। कई सारे समाज के लोगों का भी ये आर्ग्यूमेंट है और कई जगह यहाँ पे जो कानून के जो रखवाले हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, उनका भी ये मत है। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रीटी कम्युनिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, CEDAW, इसने कहा कि सिर्फ प्यूबर्टी हिट करने को से लेकर ही क्या आप कानून बनाते हैं? ये तो आपकी बहुत ही लो मानसिकता है। क्या आप ये देख के कि एक लड़की जो है वो अर्ली प्यूबर्टी को हिट करती है तो उसकी शादी जल्दी करा दी जाए, और बाकी चीज़ें और बाकी पहलू क्या मैटर नहीं करते? उसको अपना करियर नहीं बनाना, उसको मेंटली स्टेबल नहीं होना? तो एक व्यक्ति को, एक पुरुष को जितने चांस मिलते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ के और अपने पैरों पे खड़े होने के बाद वो शादी की जिम्मेदारी ले, उतनी लड़की को क्यों नहीं मिलता? तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेटेड माना गया, इस लॉ को जो है डिस्क्रिमिनेटरी माना गया। इसके लिए कई सारे दुनिया भर के देशों में ये रखा, स्पेशली अगर आप देखें यूरोप के कई देशों में आपको मैंने दिखाया था कि 18 साल लड़की की थी, 18 ही पुरुष की थी। तो बराबरी का दर्जा उनको दिया गया कि लड़की की उम्र और लड़के की उम्र बराबर होगी, शादी के समय दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात है। इसीलिए भारत सरकार भी पिछले साल एक प्लान कर रही थी और उनकी यहाँ पे कुछ बातें सामने आई थी। उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इज प्लान कर रही है कि आने वाले समय में वो महिला की उम्र भी 21 साल करेगी। ऐसा नहीं कि वो लड़के की उम्र 21 से कम करके 18 कर दे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना महिला की उम्र को भी बढ़ा के 18 से 21 कर दिया जाए। और अब जो आने वाले समय में जब ये कानून बन जाएगा उसके बाद लड़के की उम्र भी शादी के लिए 21 साल होगी और लड़की की उम्र भी 21 साल होगी। तो इससे क्या होगा, सरकार का ये मानना है, आर्ग्यूमेंट है कि इससे विमेन एम्पावरमेंट को और जेंडर इम्पार्शलिटी में हम इंश्योर करेंगे, जेंडर पार्शलिटी को हटाने में मदद करेगा ये कानून। क्यों? क्योंकि महिलाओं को भी बेहतर मौके मिलेंगे, वो अपने करियर बनाने, अपने पैरों पे खड़े होने में उनको ज़्यादा समय मिलेगा। हालांकि ये पर्सनल चॉइस है, किसी लड़की को कोई समाज अगर फोर्स करता है तो वो कोर्ट में भी जा सकती है कि उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, ज़बरदस्ती शादी तो 18 की उम्र में भी नहीं की जा सकती, 21 में भी नहीं की जा सकती, 25 में भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक दायरा है, कानून की नज़र में सबके लिए बराबरी के कानून होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 14 जो है हमारा, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें एक आ गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सब जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं। इसीलिए जो 14 आर्टिकल है उसका भी हनन है। ये जो कानून है हमारा, शारदा एक्ट और मैरिज एक्ट जो है 18 साल और 21 साल का जिसमें बोला हुआ है, उसमें एक कहीं ना कहीं ये उसका वायलेशन है कि आपने महिला और पुरुष में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, उनकी अलग अलग उम्र कर दी है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, एक ही इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व होने के लिए, मतलब शादी करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कि एक बात ये भी कही जाती है कि देखो, एक आर्ग्यूमेंट है, क्रिटिसिज्म है, ये जो आने वाला जो लॉ बनाने की सरकार बात कर रही है, इसका एक क्रिटिसिज्म ये किया कुछ लोगों ने और कहा कि देखिए, आप मानते हैं कि शादी की उम्र वो उम्र मानी जाती है जिसमें व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, एक जिम्मेदारी लेने के लिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप 18 साल उम्र रखते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए एडल्ट होने की, और उसके लिए कंसेंट की एज भी 18 साल रखते हैं। उसके लिए आप कहते हैं कि उसको वोटिंग करने का अधिकार भी 18 साल की उम्र में है, तो आपने उसके लिए शादी की उम्र 21 कैसे रख दी? ये एक आर्ग्यूमेंट दिया कई लोगों ने और कहा कि 21 में शादी, लेकिन वो वोट अपनी सरकार को चुन सकता है 18 की उम्र में। देश को चलाने के लिए जिन लोगों को चुनना है वो 18 की उम्र में दे सकता है डिसीजन, और अपने घर को चलाने के लिए उसको 21 साल का होना पड़ेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है वो पूरी तरीके से हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, पूरा तार्किक बात है नहीं। एक जिम्मेदार किसी को देना और एक जिम्मेदारी लेना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। शादी करना जिम्मेदारी लेना होता है और किसी और को जिम्मेदारी देना, इसमें एक डिफरेंस होता है। 18 साल की उम्र में आपने बहुत कुछ पढ़ा होता है, बहुत कुछ सीखा होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता उन चीज़ों का। तो वो भी आर्ग्यूमेंट है, कई इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि एज ऑफ कंसेंट और एज ऑफ मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन जेंडर और द रिलीजन। ये सही है क्या कि हमारे देश में भी जैसे जेंडर के ऊपर आधार पे भी एक कानून है कि 18 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में? ये सही नहीं है, इसके ऊपर अभी हमने बात कर ली है, तो ये तो लॉजिकल है नहीं। दूसरी बात है, क्या रिलीजन के आधार पे किसी देश के अंदर ऐसे कानून होने चाहिए कि अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग उम्र पे शादी कर सकते हैं?
अगर सिर्फ कानून के दृष्टिकोण से आप देखिएगा, किसी धर्म के दृष्टिकोण से मत देखिएगा, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति जब बराबर है तो उसके लिए अलग अलग बिल क्यों बनाए जाए। तो हमारे देश में आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे आने वाले समय में लागू हो सकता है और आर्टिकल 44 में ये आता है। अभी फंडामेंटल राइट नहीं बना है, अभी एक लीगल राइट नहीं बना है, उसके ऊपर बात चल रही है कि वो बनेगा। तो अगर वो बन जाता है तो उसके बाद ये चीज़ आएगी कि सभी रिलीजन के लोगों को एक ही एज ग्रुप में रखा जाएगा कि 18 साल और 21 साल अगर एज रहती है तो 18-21 रहेंगी, और 21-21 रहती है तो सबके लिए 21-21 रहेंगी। तो ये चीज़ है, ये कितने हद तक सही है कितने हद तक गलत है, इसके ऊपर भी आपकी क्या राय है वो भी आप बताइएगा। अब एक बात और करते हैं कि जो शादी की उम्र है वो प्राचीन समाज में, एंशियंट सोसाइटी में क्या थी, मेडाइवल सोसाइटी में क्या थी, और आज के समय तो आपको मैंने जैसे दिखाया ही है कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, कौन कौन से देशों में क्या उम्र है। तो अगर हम देखते हैं कि एंशियंट वर्ल्ड को देखते हैं तो बहुत बड़ी दुनिया थी और बहुत अलग अलग बड़े बड़े सिविलाइजेशन थे, बड़े बड़े किंगडम थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, जिसमें कई अलग कानून बनाए गए और राजा महाराजाओं ने कई कानून बनाए। तो आज ऐसे कानून बनाए गए जिसमें काफ़ी ज़्यादा रैंडमनेस आपको देखने को मिलती है। तो आप एग्जैक्टली तो फिगर नहीं कर सकते कि कहाँ पे कितनी थी, लेकिन कुछ बड़े साम्राज्य हुए हैं, कुछ बड़ी सभ्यताएं हुई हैं, जैसे ग्रीस, रोमन और इसके अलावा इंडियन सिविलाइजेशन। इनमें आपको कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये उम्र में लड़कियों की और लड़कों की शादी की जाती थी। तो उस समय समाज में बेसिकली ये था कि शादी करने के लिए तर्क क्या था, कि शादी करने की उम्र को क्या माना जाए। तो बेसिकली ये था कि कोई लड़की सेक्सुअली फर्टिलाइड हो, मतलब वो प्यूबर्टी को हिट कर दे, तो उसके बाद उसको शादी की जा सकती है। यही थी, प्यूबर्टी से पहले शादी करना ज़्यादातर जगहों पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली प्यूबर्टी का जो रूल है आज भी कई देशों में आपको देखने को मिलता है, कुछ देशों में ही देखने को मिलता है ये। हालांकि वहाँ पे भी जो समाज है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से कानून के बाद भी वो थोड़ा लेट शादी करते हैं, लेकिन रूल जो है, बेसिक रूल ये थे और आज भी कई जगहों पे हैं कि प्यूबर्टी हिट करने के बाद कभी भी शादी की जा सकती है, खुद के कंसेंट से भी और उसके पेरेंट्स के कंसेंट से भी। तो अगर आप बात करें एंशियंट सोसाइटीज़ की, तो कई जगहों पे एक और बात थी, एक बड़ी बात जो है उसमें ये है कि आज के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। जैसे भारत में 60 साल के आसपास की उम्र में एक एवरेज व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मानी जाती है कि 60 साल तक व्यक्ति जो है औसत तौर पे जीता है। लेकिन पहले के समय पे बीमारियां इतनी थी और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो 30 से 50 साल की उम्र तक ही जी पाता था, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी और कई बीमारियां हो जाती थी, कई महामारियां आ जाती थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो इतने अवेयर भी नहीं थे और उनकी मृत्यु पहले हो जाती थी, अर्ली एज में हो जाती थी। इसकी वजह से वो अपनी शादी भी अर्ली एज में ही कर लेते थे। तो सामान्य तौर पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सामान्य तौर पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि शादी की उम्र जो है वो 12 साल से आपको देखने को मिलती है और 12 साल के बाद शादी की जाती थी। कई जगहों पे जैसे आपको देखने को मिलता है, रोमन सोसाइटी में एक राजा ने बना दिया कि 12 साल की उम्र में कर सकते हैं, ग्रीस में भी 12-15 के बाद शादी की जाती थी, कई जगह एज रखी गई 14 साल। तो बेसिकली 12 के बाद शादी का रूल था और काफ़ी कम एज है 12, आप मान सकते हैं ये। लेकिन एक चीज़ है कि वो समय दूसरा था। हालांकि कई बार कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि पहले के समय में जो लेडीज़ हैं और पुरुष हैं वो पहले प्यूबर्टी को हिट करते थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। साइंटिफिकली आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। इवन साइंस का तो ये दावा है कि आज के समय, क्योंकि आज चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, हमारी जलवायु बदल चुकी है, हमारा खान पान कल्चर बदल चुका है, तो अब जो है वो प्यूबर्टी को पहले हिट करते हैं। जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं वो थोड़ा पहले मेच्योर हो प्यूबर्टी को हिट कर जाते हैं। तो ये बात तार्किक नहीं है कि पहले के समय में जल्दी शादी करना एक तर्कपूर्ण डिसीजन था। ये उन समाजों का बैकवर्डनेस थी, इसीलिए वो जल्दी शादी कर देते थे और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में धकेल देते थे जिसके लिए बच्चे तैयार नहीं थे। तो वो पुराना समय था, इसीलिए डेवलपमेंट तो किया ही है ना, ह्यूमन ने जो डेवलपमेंट किया है वो तो एक प्रोसेस है और आने वाले समय में और भी डेवलपमेंट होगा, चीज़ें और बदलेंगी। तो ये कह देना कि पुराना समाज में जो चीज़ें हो रही थी वो सही है, उसको जस्टिफाई कर देना, ये सही नहीं है। ठीक है, पुराने समाज में कई चीज़ें अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, लेकिन जो गलत है उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ऑब्वियसली करना चाहिए, तभी तो ग्रो कर पाएंगे। लेकिन 14 साल की उम्र में जैसे रोमन में साम्राज्य में कहा गया कि शादी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की कंसेंट से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक रूल और भी था कि 30 साल के बाद तक अगर किसी ने शादी नहीं की तो उसको फेलियर माना जाता था, उसको पनिश किया जाता था।
लेकिन अगर कोई बच्चा अपने करियर को आगे इस्टेब्लिश करना चाहता है, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रही हैं, वो कुछ बेहतर करना चाहता है, तो उसको इस चीज़ की छूट भी थी कि वो 14 साल के बाद भी एक्सटेंड ले सकता है और शादी लेट कर सकता है। ये भी नहीं था कि 14 साल हो गए करो शादी तुरंत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं था। तो अलग अलग देशों में आपको अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। सामान्यतः 12 साल से बाद शादी की जाती थी, ये एक आइडिया है। अब एक्सेप्शन तो आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगे। 10 साल की उम्र में भी किसी ने शादी की होगी, किसी ने 12 साल में, 11 साल में भी की होगी, वो चीज़ें हैं। लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो लीगल लॉज थे और सामान्य तौर पे होता था। एक्सेप्शन आज भी आपको मिल जाएंगे किसी देश में और किसी ट्राइबल एरिया में या किसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुरीतियाँ चलती हैं। 15 साल, 12 साल, 11 साल की लड़की के साथ 20-20, 25-25 साल के लड़कों की शादी करा दी जाती है, तो वो सही थोड़ी है, वो तो गलत है। और ये सामान्य तौर पे नहीं कहा जा सकता कि पहले के समाज में ऐसा होता था। उसके बाद टाइम प्रोग्रेस करता है, मेडाइवल पीरियड में आते हैं। मेडाइवल पीरियड के अंदर भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वही प्यूबर्टी वाला रूल रहता है। कई जगहों पे चीज़ें हुई कि महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन पुरुषों को अपॉर्चुनिटी मिली कि पुरुषों को थोड़ा समय मिल जाता था कि वो थोड़ा लेट शादी कर सकते थे। लड़कियों को अभी भी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, विमेन एम्पावरमेंट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो पुरुषों को करियर अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो कई बार लड़कियों को भी उसका फ़ायदा मिल जाता था कि उनको भी थोड़ा, अगर लड़का बड़ा होकर शादी करा तो लड़कियों की भी थोड़ी लेट शादी हो पाती थी। उसके बाद समय बदलता है। इंग्लैंड में 1275 के आसपास एक कानून बनता है जिसमें ये कहा गया कि जो बिना कंसेंट के और बिना परमिशन के किसी लड़की के साथ विवाह करना, उसके साथ संबंध बनाना, ये एक गैर कानूनी है और इसको रेप के कैटेगरी में डाला जाएगा। और इस समय जो शादी की उम्र है इन्होंने 12 साल तय करी। तो ये मॉडर्न पीरियड की तरफ आने वाला एक पहला ऐसा टाइम था। हालांकि मेडाइवल पीरियड ही था अगर 13वीं शताब्दी की बात करें तो, लेकिन ये एक पहला ऐसा इवेंट था, एक पहला ऐसा कानून माना जाता है जो मेंशन्ड है और जिसमें ये कहा गया एक बड़े कंट्री के द्वारा कि हम 12 साल की उम्र से पहले किसी की शादी को लीगल नहीं मानेंगे। तो ये एक वो टाइम था जिसमें मॉडर्न एसोसिएशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ रहे हैं। अब कानून जो भी हो, जैसे 18 साल है, 21 साल है, लेकिन आप शादी करते हैं या आपके समाज में आप किसी की भी शादी कराते हैं तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम हो। मेरा ये मानना है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो जब व्यक्ति तैयार हो उस चीज़ के लिए, उस इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, उस बंधन में जाने के लिए तैयार हो, तभी उसकी शादी होनी चाहिए। वरना नहीं, उससे पहले होती है तो वो फेल्ड होता है, वो फेलियर हो जाता है। जिम्मेदारी, कई वो लोग कहते हैं कि जिम्मेदारी के लिए तो कोई व्यक्ति कभी तैयार नहीं होता, ऐसा नहीं है। एक कह देना अलग होता है और जिम्मेदारी के लिए तैयार होना, परिपक्व होना, फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली, ये एक अलग बात है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप उस चीज़ों को समझ के, हालांकि ये बहुत ही बड़ी डिबेट की बात है कि किस एज में मेंटली लोग प्रिपेयर होते हैं, क्या किस एज में क्या होता है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप दीजिएगा। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, जो भी मुझे लगा वो मैंने आपसे शेयर किया। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।